जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत ही नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है। क्यों बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आ गई वैदिक परंपरा की नहीं। लेकिन उन्होंने वैदिक, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो चिकित्सा विज्ञान, वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहां पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। अरे महाभारत पढ़ लीजिए आप। संहिता बताइए, जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता, आपको दिखा। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। एक और बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूं। मैं आपको 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पे नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कह रहा हूं। और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता, तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप इसको? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी, हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई यहाँ थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो ये आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनुरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियोरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, बिस्कुट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं। आप जब बिस्किट कहते हैं, या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है, बहुत दिनों से पैकेट में है, उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा
साइंटिफिकली सही नहीं होगा और आप विवादों से भी इसके बचेंगे। आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं, आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहाँ तैयार हैं? आप तो सुन बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी बात आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, एक सेकंड वही पकड़ता है एक जो सेकंड वो सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह सही रहा है, हूं। पर हम तो बोलते आगे और भी, हम तो ये बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य अंकुरित जी, अनाज खाइए। आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि तो विज्ञान तो बिस्कुट की वजह से नहीं छोड़ो, पूछते। विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ? नहीं, आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने भाई हमारे माफी ये मांग लेने से महामंडलेश्वर, समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई क्यों विवाद महामंडलेश्वरों करना? ने क्यों विवाद जिन्होंने करना? ये तो कहा, समझदारी है। अच्छा वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा अब वो कि तो उनकी विचारधारा है। तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं, तो लेकिन अगर मैं मेरा गलत पक्ष कह रहा जो हूं, है वो गलत नहीं है, मेरा पक्ष गलत नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि ये पक्ष गलत है? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना कि भाई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज़ की मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही हैं। ये कैंसर- क्यों कह रही हैं बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, और मैं उसका गारंटी कोई देता हूं proof कि नहीं है इनके त्वचा के पास। समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और आपने ये बात उनका कही। कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, और बोलने जो दीजिए, आप जरा कह रहे जवाब हैं लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में तो थोड़ा जानिए। गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप मतलब जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं तो गर्भ होने के लिए और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनिरुद्धाचार्य जी गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाके खड़ी कर दूं। तो बहुत चलती हैं। जब एक महिला को आपको दिखाना पड़ेगा ना, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे होते हैं, आप ही के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड
ये महिला एंकर्स भी यहाँ बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पोटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका में क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पोटी और गाय की पोटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूँ। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है। वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना। हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन को ठीक कह रहे हैं। बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं। पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं करता। बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, ऐसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला गूंगी हो वो तो नंबर। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता, आपका महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है। वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है। वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम न्यूज दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कहना है। कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा, यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, टोकिए मत, सुन लीजिए, है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है।
यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में ये भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो जो वर्किंग है वो पारिवारिक नहीं हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल ज़्यादातर जैसे हम समाज में देख रहे हैं, शादीशुदा लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सत्संग करें, सत्संग, भक्ति, स्वतंत्र, दोनों लोग सकल करें सत्संग। सत्संग करेंगे तो अपने आप उनकी बात ठीक होगी। सत्संग बहुत जरूरी। आज डिप्रेशन क्यों है समाज में? भारत में तो डिप्रेशन कम है। आप चले जाइए भारत के बाहर, लंदन चले जाइए, आप अन्य कंट्री चले जाइए, वहाँ डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा मात्रा है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आज का समाज सत्संग नहीं कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते? तुलसीदास जी कहते, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करिए। अपनी माँ के साथ बैठ के करिए, भगवत चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए। अपने पिता के साथ बैठ के करिए, पति के साथ करिए, बेटे के साथ करिए, लेकिन सत्संग जरूर करिए। मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400। अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला, मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? किसके कपड़े मर्यादित है? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ ना। मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो, आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद अपनी ना बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है
वो असर उसके भीतर होता है, आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की जरूरत नहीं है, वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए, है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या आपको। करते थे शिव जी, क्या करते एक बात मैं आपको सोमरस बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ, सिंपल बात। अच्छा एक नहीं, तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं इसलिए मानना चाहिए या व्यावहारिक भी हैं इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे ही तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं आज के परिवेश। बेटा घर पे ही तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से। बहुत अच्छी बात। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों की झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चियां भी हैं। एक बात 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा वृद्धाओं माता है, 285 वृद्ध माएँ हैं जिनके बच्चों ये वृद्ध माएँ, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आती हैं? आपने एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है। थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक है।